हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इंटर फाइनल का पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं। ठीक है, अभी हम लोग बायोलॉजी में जीव द्रव्य के बारे में पढ़े थे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। चलिए, तो यहाँ पे बताया था पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के बारे में। ठीक है, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के बारे में। तो हम लोग इस टॉपिक में, इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि पुष्पीय पादपों में, ठीक है, यानी कि पुष्प जो होते हैं, जो पादप जगत है, ठीक है, उसमें किस तरीके के लैंगिक जनन होते हैं, किस तरीके से एक छोटे से बीज से, एक छोटे से सीड से किस तरीके से एक नया प्लांट उसके अंदर छिपा रहता है। ठीक है, तो इन सभी चीजों को हम लोग समझेंगे। ठीक है, कि कैसे छोटे प्लांट ग्रो करते हैं, कैसे वो बड़े होकर कहाँ कहाँ तक उनके ब्रांच ट्री और ब्रांच रूट और मेन रूट कैसे कार्य करते हैं। ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग पुष्पीय पादपों के लैंगिक जनन में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको जानने से पहले हम लोग शुरू करते हैं एक आवृत्तीय बीज पौधे का जीवन का इतिहास के बारे में। ठीक है, जैसे हर किसी के जीवन का एक इतिहास होता है, जैसे किसी का जीवन परिचय होता है, जैसे हमारे इतिहास में ही बहुत से लोगों का इतिहास बताया गया। ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोग पहले पादप जगत के एक पौधे के इतिहास के बारे में समझेंगे कि किस तरीके के पौधे, प्लांट किस तरीके से कार्य करते हैं। ठीक है, तो कुछ हम इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, मतलब एक पौधे के इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले इसमें हम जानते हैं कि जो पुष्पीय पौधों में जो लैंगिक जनन एक प्रक्रिया के तरीके से होता है। ठीक है, तो ज्यादातर इसमें हम लोग बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले जान लीजिए एक चीज को कि एक होता है, ये दो तरीके से कार्य करते हैं। ठीक है, एक होते हैं अनावृत बीजीय पौधे। ठीक है, अनावृत बीजीय पौधे, एक होते हैं आपके आवृत बीजीय पौधे। ठीक है, अब ये दो तरीके से कार्य करते हैं। ठीक है, अब जैसे जो अनावृत होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर क्या होता है, जो अनावृत होते हैं उनके ऊपर क्या होता है कि आवरण नहीं पाया जाता, वो खुले हुए रहते हैं। ठीक है, और आवृत बीजीय पौधे जो होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर आवरण पाया जाता है। ठीक, तो इस तरीके से होता है इसमें। अब आगे हम लोग फिर समझेंगे। ठीक है, अब हमें जो पढ़ना है वो आवृत बीजीय पौधों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ बताया जाता है कि आवृत बीजीय पौधे, आवृत बीजीय जो पौधे होते हैं, ठीक है, आवृत बीजीय पौधे, ठीक है, एक तरीके से बताया जाता है कि वे उसके पौधे हैं जिनमें बीज, ठीक, और ये बीज एक तरीके से क्या होते हैं, बीज फलों के अंदर बंद होते हैं। बीज, बीज फलों के अंदर बंद होते हैं। ठीक, यहाँ बताया जाता है, ठीक है, ये क्या हो रहते हैं, बंद रहते हैं। ठीक है, और साथ साथ ये बताया जाता है कि ये पौधे जो होते हैं, ठीक है, ये इतिहास काल से ही, ठीक है, बहुत मतलब जीवन के बहुत पुराने इतिहास से ही ये क्या है, एक तरीके। हम लोग ये समझेंगे कि बीजाणु उद्भिद किस तरीके क्या होते हैं, क्या क्या चीज होती है। ठीक है, बीजाणु उद्भिद के बारे में हम लोग क्या करेंगे, इसको समझेंगे। ठीक, आ जाता है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के हम लोग यहाँ शुरू से बताया था कि आवृत बीजीय पौधे वह होते हैं, ठीक है, जिसमें बीज फलों के अंदर बंद होते हैं। ठीक है, जिसमें बीज क्या होते हैं, फलों के अंदर बंद रहते हैं। ठीक है, और इनको एक तरीके से अगर देखा जाए इन पौधों के, ठीक, देखा जाए जीवन का इतिहास देखा जाए तो ये क्या हुए हैं, बहुत ही ज्यादा विकसित हुए हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग अगर विकसित को देखा जाए तो उसको कहा जाता है बीजाणु उद्भिद के बारे में। ठीक है, अगर इनको जो बने होते हैं इसमें क्या होते हैं, बीजाणु। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो एक तरीके से इनके विकसित होने का जो इतिहास है वो, ठीक है, एक तरीके से क्या है, बीजाणु उद्भिद के है। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे बीजाणु उद्भिद या फिर स्पायरोफाइटा। ठीक है, स्पोरोफाइटा क्या होता है। ठीक है, ठीक, स्पोरोफाइटा क्या होता है या फिर बीजाणु उद्भिद किस तरीके से कार्य करता है। ठीक है, इसका हम लोग क्या करेंगे, इसको समझेंगे। ठीक है, तो बताया जाता है कि बीजाणु उद्भिद जो होते हैं, पौधों और शैवालों के जो जीवन चक्र होते हैं, जो पौधे होते हैं, ठीक है, और जो शैवाल होते हैं, शैवाल आपने देखे होंगे। ठीक है, काई के रूप में कहीं कहीं पर नदियों में, ठीक है, हर जगह पे क्या होते हैं, विद्यमान रहते हैं पेड़ों के बगल में। ठीक, तो जो शैवाल होते हैं और जो उनके जीवन चक्र होते हैं, ठीक, वो एक तरीके से यहाँ लिख रहे हैं, आप इसको लिखते हैं जैसे आपके पेड़ हो गए, पेड़ पौधे या फिर शैवाल। ठीक है, ये बताया था एक तरीके से द्विगुणित तरीके से कार्य करते हैं, यानी कि 2n। ठीक, 2n तरीके से क्या करते हैं ये लोग, कार्य करते हैं। ठीक है, 2n यानी कि द्विगुणित, या फिर और फिर बहुकोषीय अवस्था में, या इस तरीके से, या फिर बहुकोषीय अवस्था में, बहुकोषीय अवस्था में
होते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या होते हैं, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, ठीक है, अगुणित बीजाणु का रूप उत्पन्न करते हैं। ठीक, किस तरीके से, जो अर्धसूत्री विभाजन, ध्यान रखिएगा, अर्धसूत्री विभाजन, विभाजन द्वारा यानी कि जन द्वारा। ठीक, एक होता है जो बताया गया बहुकोष्ठीय यानी कि 2n के द्वारा। ठीक है, और ये बताया जाता है अर्धसूत्री विभाजन यानी कि यन के द्वारा, यन के द्वारा विभाजन द्वारा क्या होते हैं, अगुणित रूप से बीजांड क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ एक युग जनन के द्वारा समसूत्री विभाजन से विकसित होते हैं। एक युग जनन के द्वारा क्या होता है, ये समसूत्री विभाजन द्वारा वो एक तरीके से उपस्थित हो फिर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, विकसित होने लगते हैं। ठीक, तो इस तरीके से बताया जाता है कि किस तरीके से ये बीजाणु उद्भिद के रूप में बाहर निकल कर आते हैं। ठीक है, जैसे पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, 2n या बहुकोष्ठीय अवस्था में होते हैं। ठीक है, और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के तरीके से क्या करते हैं, एक तरीके से विभाजित होते हैं और फिर ये क्या होते हैं, फिर विकसित होते हैं। ठीक, तो ये इस तरीके से इसको बताया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके स्फेरोफाइटा के बारे में। ठीक, और स्फेरोफाइटा तो होता है, इससे कुछ गुण भी होते हैं। ठीक है, इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, इसकी विशेषताएं इस तरीके से होती हैं, ये एक तो 2n द्विगुणित अवस्था, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, द्विगुणित अवस्थाएं होती है। ठीक है, और साथ साथ बीजाणु उत्पादन, बीजाणु का उत्पादन करते हैं। ठीक, बीजाणु उत्पादन के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं, बीजाणु उत्पादन के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, और ठीक है, कौन कौन अवस्था होती है, उनकी जो अवस्थाएं होती हैं उनमें उच्च पौधे, मतलब जो उच्च क्वालिटी के पौधे होते हैं, अच्छी गुणवत्ता की। ठीक है, उनमें जैसे आते हैं आपके फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है, स्पेरोफाइटा। ठीक है, ये सब एक तरीके से पत्तेदार संरचना की तरीके से होते हैं, स्वतंत्र अवस्था में होते हैं। ठीक है, जैसे फर्न हो गया, ठीक है, स्पैरोगाइटा, इन सब चीजों के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, तरीके से स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। ठीक, और स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं और साथ ही साथ ये पत्तेदार होते हैं। ठीक है, ये चीज इसमें बताया जाता है। ठीक, तो ये सारी जानकारी होगी आपके बीजाणु उद्भिद के बारे में। ठीक है, जो कि यहाँ पर हम लोग इसके बारे में शुरू करने वाले थे पुष्पियों में लैंगिक जनन में, तो उसमें एक आपका इसमें वो दिया गया था बीजाणु उद्भिद। ठीक, तो अब हम लोग इसको आगे समझेंगे। ठीक, तो इसमें जो आपको समझ में ना आया हो, ठीक है, उसको आप बताएं और इसको आप नोट कर लीजिए, तो फिर हम आगे शुरू करें। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों का भी इससे फायदा हो। ठीक है, फ्री में आपको पूरी क्लास दी जाएगी। ठीक, क्लास 12 की भी, क्लास 11 की भी। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। चलिए, तो हम लोग अभी समझे इसके बारे में। ठीक है, इस चैप्टर में पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन के बारे में। ठीक है, अब इसमें अभी हम लोग जाने बीजाणु उद्भिद के बारे में। ठीक है, तो अब आगे बताता है कि जिस तरीके से आवृत बीजीय पौधों के जीवन काल में अत्यधिक विकसित होने के लिए, ठीक है, बीजाणु उद्भिद की आवश्यकता होती है। तो एक तरीके से 2n का यानी कि द्विगुणित विभाजन के तरीके से कार्य करते हैं अवस्था काल से। इसी तरीके से एक अत्यंत कम विकसित अवस्था में रहता है। ठीक है, जिसको युग्म कोदोविधित कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, और इसको गेमेटोफाइट के रूप में बताया जाता है। चलिए इसको भी हम लोग इस टॉपिक को भी समझ लें। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए युग्म कोदभिद। तो ये बताया था युग्म कोदभिद के बारे में। ठीक है, चलिए इसको हम देखते हैं क्या चीज है। ये भी एक तरीके से पुष्पीय पादपों के लैंगिक जनन में ही सहायक होता है। ठीक है, लेकिन इसकी जो अवस्था है, जो व्यवस्था एकदम अलग है। ठीक है, बताया जाता है, इसके बाद समझेंगे कि पौधों और शैवालों के, ठीक है, जीवन चक्र में जो अगुणित चक्र होता है, जो होते हैं पौधों और शैवाल के जीवन चक्र में अगुणित, ठीक है, बताया जाता है एक तरीके से कि क्या होते हैं अगुणित, यानी कि यन। अभी वहां पर हम लोग द्विगुणित पढ़े थे, इसमें 2n था। ठीक है, तो ये क्या होता था, अगुणित। तो इसमें इसमें दिया गया अगुणित बहुकोष्ठीय अवस्था होती है, अगुणित बहुकोष्ठीय अवस्था होती है, ध्यान रखिएगा, अवस्था होती है।
तो यहाँ यही दिक्कत है इसकी, ठीक है। यहाँ बताया था कि पौधों से वालों के जीवन चक्र में जो चलता तो है, लेकिन सबसे पहले चीज उसकी बताई जाती है ये अगुणित रूप से यन और बहुकोश की अवस्था में होती है, ठीक है। और ये जो हम लोग युग को भी पढ़े वो क्या कह रहे हैं बीजाणु भी पढ़े, ठीक है, उसमें हम लोग ने देखा कि इसमें क्या होता है एक तरीके से 2n द्विगुणित चक्र के रूप में क्या करते हैं कार्य करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है सिर्फ n गुणित, ठीक है, यानी कि एक ही अगुणित के रूप में क्या करते हैं लोग कार्य करते हैं, ठीक है। अब आगे फिर हम लोग समझेंगे कि बहुकोश की अवस्था में तो होते हैं ये, ठीक है, और इनके जो जीवाणु होते हैं, ठीक है, विकसित होते हैं, लेकिन लैंगिक अवस्था है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या कहते हैं जीवाणु तो इसमें विकसित होते हैं, लेकिन ये भी क्या है लैंगिक अवस्था है, ये लैंगिक अवस्था है, ठीक। ये क्या है एक तरीके से लैंगिक अवस्था में ठीक कार्य करता है, ठीक है, जो किस तरीके से समसूत्री विभाजन द्वारा समसूत्री विभाजन द्वारा समसूत्री विभाजन द्वारा कार्य करते हैं, ठीक है। तो यहाँ ही हम समझेंगे, ठीक है, एक तरीके से क्या लैंगिक अवस्था में और जो कि समसूत्री विभाजन द्वारा क्या करते हैं ये कार्य करते हैं। और समसूत्री विभाजन किस तरीके से, यानी कि नर और मादा, ठीक है, इस तरीके से समसूत्री विभाजन की नर और मादा जो होते हैं, ठीक है, ये इसमें क्या होते हैं शुक्राणु और अंडाणु के रूप में उत्पन्न करती हैं, ठीक है। नर और मादा के यानी कि शुक्राणु और अंडाणु के रूप में मादा के रूप में उत्पन्न करती हैं, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। क्या करती हैं उत्पन्न करती हैं, ठीक है, ये बताया जाता है, ठीक। नर और मादा के रूप में उत्पन्न करती हैं और निषेचन द्वारा द्विगुणित तरीके से पीढ़ी को जन्म देती हैं। और निषेचन के बाद यह 2n द्वारा जीन को उत्पन्न करती है, ठीक। तो यहां बताया जाता है इसी चीज के बारे में कि ये भी एक तरीके से जैसे उद्भिद जो था तो जो बीजाणु उद्भिद था, ठीक है, तो इसमें यही बताया जाता था आवृत्ति बीज पौधे में, ठीक है, बीजाणु उद्भिद इस तरीके से कार्य करते थे कि उसमें 2n यानी कि अगुणित रूप में कार्य होता था, ठीक है, उसमें दोनों एक ही स्थान पर रहा करते थे, ठीक। और जो उद्भिद के बारे में बताया जाता है इसमें क्या होता था कि पौधे सालों का जीवन चक्र तो अगुणित रूप से यानी बहुकोश की अवस्था में होते हैं, लेकिन एक तरीके से किसमें कार्य करते हैं अगुणित अवस्था में, ठीक है। और अगुणित अवस्था में कार्य करने के कारण से, ठीक है, इनमें क्या चीजें होती थी कि लैंगिक अवस्था में तो होते थे, लेकिन समसूत्री विभाजन द्वारा कार्य करते हैं, यानी नर और मादा क्या होते थे अलग अलग होते थे। और दोनों अलग अलग होने के बाद जब आपस में मिलते थे तो निषेचन के बाद उनमें दो गुणित यानी कि अगुणित वो द्विगुणित के रूप में क्या होता था कार्य होता था और फिर जीन उत्पन्न होता था। और फिर उसके बाद उनकी व्यवस्था यानी कि एक तरीके से नई चीज को नए जीव को क्या करते थे जन्म दे देते, ठीक है। और इसमें आपको कुछ पूछना हो, ठीक है, तो बताइए, और अगर समझ में आ गया हो तो फिर आगे बढ़े, ठीक। चलिए आगे बढ़ते फिर, उतार लीजिए इसको, प्रयास करेंगे कि और साफ लिखें इसको, ठीक है, ज्यादा साफ लिखें, ज्यादा से ज्यादा आप लोग भी चैनल को शेयर करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है, और जो आपको समझ में आना है उसको कमेंट करें, ठीक है। ये आपके नीट बोर्ड, ठीक है, और हर मेडिकल लाइन के लिए बहुत ही उपयोगी होगा वीडियो, ठीक। वनडे एग्जाम के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने पुष्प पादपों के लैंगिक जन्म में, ठीक है, क्या क्या चीज समझे बीजाणु उद्भिद के बारे में और युग्मकोद्भिद के बारे में, ठीक है। अब आगे हम लोग फिर समझेंगे इसके बारे में, ठीक है। केंद्र होते हैं युग्मकोद्भिद के, उसमें अभी हमने बताया अगुणित रूप से केंद्रक में n, ठीक है, यानी कि अगुणित रूप से क्या होते हैं इसमें गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, गुणसूत्र होते हैं। और इसे एक तरीके से अगुणित पीढ़ी भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसे अगुणित पीढ़ी भी कहते हैं, क्या कहते हैं अगुणित पीढ़ी भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो दोनों पीढ़ियां हैं, ठीक है, दोनों जो पीढ़ी है, ठीक है, ये जीवन चक्र में एक दूसरे के बाद में आती है, ध्यान रखिएगा,
इसकी जो दोनों पीढ़ियां हैं, किसकी दोनों पीढ़ियां, एक तो बीजाणु उद्भिद की और एक उपोद्भिद की, ठीक है। तो दोनों पीढ़ियां हैं वो हमेशा एक दूसरे के एक दूसरे के बाद में आती हैं। ठीक, क्या होती है, एक दूसरे के बाद में आती हैं, ठीक है। इसीलिए इस पीढ़ी को एकांतरण पीढ़ी कहते हैं। इस पीढ़ी को क्या कहते हैं, ठीक, कौन सी पीढ़ी कहते हैं, एकांतरण पीढ़ी कहते हैं, ठीक है। ठीक, अब हम लोग और आगे समझेंगे कि जो आवृत बीजीय पौधे होते हैं, ठीक है, कौन से आवृत बीजीय पौधे, ठीक है, उनमें बताया जाता है कि बीजाणु उद्भिद में मूल, ठीक है, जो जो चीजें आती हैं, मूल और फिर स्तंभ तथा, ठीक है, मूल हो गया, स्तंभ हो गया और पत्तियां होती हैं। ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। आवृत बीजीय पौधों में आवृत बीजीय पौधों में क्या क्या आती है, इससे इसमें क्या क्या चीजें आती है, इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। जैसे मूल है, ये सारी चीजें इसमें क्या होती हैं, आती हैं, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे पुष्प की संरचना के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, पुष्प की संरचना के बारे में। तो अब पुष्प कैसे बनता है, सबसे पहले यही जानना जरूरी है कि फ्लावर जो होता है वो कैसे तैयार होता है। तो बताता है कि जब आवृत बीजीय पौधे पादपों, ठीक है, आवृत बीजीय पादपों में एक विशेष प्रकार की घटना घटती है, ठीक है। एक आवृत बीजीय पादपों में एक विशेष प्रकार की घटना घटती है, ठीक है। और साथ ही साथ उस घटना, वो जब घटना घटती है तो उसी घटना के माध्यम से फूलों का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। तो अब हम लोग उस घटना को इसी के बारे में पढ़ेंगे कि पुष्प की संरचना, ठीक है, वो घटना कैसे घटती है, इससे पुष्प की संरचना है, पुष्प का निर्माण होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझेंगे पुष्प की संरचना के बारे में, ठीक है। अब ये लेक्चर आपको अगले टॉपिक में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। पुष्प की संरचना के बारे में अगले टॉपिक में लेक्चर आपको बताया जाएगा, ठीक है। और अगर आपको लेक्चर समझ में आया हो, ठीक है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक शेयर करें कि सभी हर किसी तक ये चैनल पहुंच सके, ठीक है। धन्यवाद।